So today we have our first chapter, that is general methods of teaching. While starting general methods of teaching, we should first come to know that who is a teacher. टीचर कौन होता है? बेसिकली हमारे लिए ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये टेक्निकल होती हैं, इस वजह से इसको हमने समझना जरूरी होते हैं। और इसमें जो मैंने जो चीजें लिखी हैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखी गई हैं। इसमें हर एक वर्ड सोच समझ के लिखा गया है, और उस एक वर्ड को अगर आप अनकवर करते हैं, जिसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, तो इंटायरली आपका पूरा एक क्वेश्चन इस पे डेवलप हो सकता है। सो हु इज अ टीचर? टीचर इज अ पर्सन हु इज वेल इक्विप्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज। टीचिंग कोई भी शख्स होता है, ठीक है। टीचर कोई भी ऐसा शख्स होता है जो कि टीचिंग के जो तमाम मेथोडोलॉजीज होते हैं, जो तरीके होते हैं पढ़ाने के, उसमें वेल इक्विप्ड होता है, यानी वो वेल फर्निश्ड होता है, उसको वो तमाम मेथोडोलॉजीज का पता होता है, ठीक है। और उसको वो यूज करके ही इज वेल इक्विप्ड इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। जिसको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का भी पता होता है कि स्टूडेंट्स किस किस्म के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग किस तरीके से होती है, स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है, कौन से एज के स्टूडेंट्स किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं, कौन से तरीके से सीखना पसंद करते हैं। ये उस वक्त ही टीचर को पता चल सकता है जब वो बहुत अच्छी तरीके से पेडागॉज होगा, ठीक है। जब उसको बहुत अच्छी तरीके से मैकेनिज्म्स का पता होगा। वो आगे जाकर मैं आपको सारे एक एक डिटेल में बताऊंगा कि टीचर्स की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, टीचर्स को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। So teacher is a person. टीचर कोई भी शख्स हो सकता है who is well equipped in all aspects of teaching methodologies, understanding the psychology of the students, designing the lecture। यानी डिजाइनिंग द टीचर जो है ना, वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो अपने लेक्चर्स को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सके, ठीक है। डिजाइनिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल उसे ये पता हो कि कौन सी चीज को मैंने फर्स्ट पढ़ाना है, कौन सी चीज को मैंने सेकंड पढ़ाना है, कौन सी चीज किस तरह सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ एक लेक्चर को डाइवर्ट करना है, किस तरीके से मैंने माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ जाना है, किस तरीके से सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स की एथनोग्राफी या एथनो मेथोडोलॉजी के जरिए से उनका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करना है, ठीक है। और कौन से टेक्निक्स यूज करने हैं, इंट्रिंसिक करने हैं या एक्सट्रिंसिक करने हैं, यानी मैंने सिंपल मेथड इस्तेमाल करने हैं, मैंने ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करने हैं, मैंने कोई वीडियो इस्तेमाल करनी है, मैंने कोई मूवी के जरिए से बच्चों को चीजें सिखानी है, मैंने उनको प्रैक्टिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको कोई गेम के जरिए से, गेमिफिकेशन के जरिए सिखानी है, या किस तरीके से। तो ये लेक्चर को डिजाइन करना भी एक टीचर का एक आर्ट होता है। डिस्कवरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीपिंग देम मोटिवेटेड। मतलब टीचर वो होता है जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी डिस्कवर करता है, उनको पहचानता है कि मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किन बुनियाद पर है, किन चीजों को। फॉर एग्जांपल अगर आप उनमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मैकेनिज्म अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर आप स्टूडेंट को रिवॉर्ड देते हैं, फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज देते हैं, तो वो तब ज्यादा सीखना पसंद करते हैं, या पनिशमेंट की सूरत में ज्यादा सीखना पसंद करते हैं। और आप उनको मोटिवेटेड रखते हैं ताकि वो एक्वायर कर सके न्यू नॉलेज को थ्रू एक्टिव और पैसिव लर्निंग। कि जैसे कल मैंने आपके सामने जिक्र किया, कल का लेक्चर अगर आप सुनेंगे फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने आपको बताया कि इंसान जो है ना, एट द सेम टाइम वो मुख्तलिफ लर्निंग मैकेनिज्म से गुजर रहा होता है। दैट ही लर्न्स अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस लर्न अनकॉन्शियस लर्निंग, ठीक है। सेकंड इज कॉन्शियस लर्निंग, एंड देन वन इज सबकॉन्शियस लर्निंग, ठीक है। These three type of learnings are simultaneously going directly or indirectly। Conscious learning तो ये है, जैसे अभी आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो ये आपके सामने कॉन्शियस लर्निंग है, जिसमें आप अटेंटिव है, जिसमें आपकी सारी अटेंशन हेयर। अनकॉन्शियस लर्निंग इज कि आप अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं होता, लाइक यू आर लर्निंग। फॉर एग्जांपल इफ आई स्पीक ब्रावी, आई डोंट नो when I started learning it, when I started speaking it, because in the very same way, if music is played in front of you, if the kerox is played, ठीक है, if the lyrics is played in front of you, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके अल्फाज आपकी जुबान पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अनकॉन्शियस लर्निंग वेयर you are not attentive but you are learning it, ठीक है। कभी आपने ये बैठकर नहीं सोचा होगा कि यार, आपने बैठकर ये डिसाइड नहीं किया होगा that right now I am going to learn this song, but you listen it so much that unconsciously you learn it। And subconscious is, for example, you have learned something in the past and it is in your
experience and you learn it, ठीक है। तो याद रखें जो conscious learning है, whatever the conscious learning is, conscious learning is called learning, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं imparting। लाइक फॉर एग्जाम्पल इम्पार्ट करना, जैसे मैं कॉन्शियसली आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं तो इसको आप कॉन्शियसली सीख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इम्पार्टिंग। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज ट्रांसफर कर रहा हूं। एंड व्हेन समथिंग इज डन यू नो सब अनकॉन्शियसली, देन दैट इज एक्वायरिंग। जैसे लैंग्वेजेस वगैरह, बच्चे जो होते हैं वो बच्चे कभी कभी भी छोटे बच्चे वो इस चीज में नहीं होते कि हमने एक लैंग्वेज सीखनी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनडायरेक्टली उन चीजों को वो सीख रहे होते हैं, सो दैट इज अनकॉन्शियस लर्निंग। तो इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग दोनों, इम्पार्टिंग इज फॉर्मल वे, ठीक है, फॉर्मली चीजों को सिखाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए से ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करके जो सिखाया जाता है उसको हम इम्पार्टिंग कहते हैं। जैसे हमारी टीचिंग लर्निंग का जो मैकेनिज्म होता है ये ज्यादातर हमारा इम्पार्टिंग पर बेस होता है, और ज्यादातर एक्वायरिंग क्या होता है कि आप कोई एक काम के जरिए से लेटेंट फंक्शंस हासिल करते हो। आगे जाकर मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो टीचर क्या होता है, टीचर भी कोई ऐसा शख्स होता है जिसको टीचिंग के मेथोडोलॉजीज का पता हो, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का इल्म हो, उसे उसे लेक्चर डिजाइन करना आता हो, उसे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप करना जानता हो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना जानता हो, स्टूडेंट्स को अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता हो, कंटेंट देता हो, और उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको लर्निंग में इन्वॉल्व करता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर्स आ गए, किसके, टीचर के। कि टीचर कौन होता है, टीचर इज समवन हु इज वेल वर्स्ड इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। टीचर इन तमाम एस्पेक्ट्स में वेल वर्स्ड होता है, ठीक है। इज द वेरी सेम वे व्हाट इज टीचिंग नाउ। टीचिंग क्या है, टीचिंग ये एक आर्ट है, ठीक है। टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है, हु वर्क इन कॉपरेशन टू इनहेंस द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। टीचर क्या है, ये एक टू वे प्रोसेस है। टीचिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दी जा रही होती है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दी जा रही होती है। सो इट मींस बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर आउट। व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट, द अल्टीमेट टारगेट इज टू इनहेंस द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। कि वहां पर जो लर्निंग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो सके, देयर शुड बी ग्रोइंग द माइंड, ठीक है। इट मींस their mental and intellectual capacities are enhanced and they are modified and they are polished. In the very same way, through interpretation of existing as well as projected knowledge formally, informally और non formally। अभी यहाँ पर तीन टर्म्स आपके सामने आए। ये टर्म्स सबसे पहले याद रखें कि फॉर्मली, किसी भी चीज की फॉर्मल लर्निंग उस वक्त होती है when you are destined to it, when you are mentally ready for it. For example, right now I have prepared the lecture and you people are holding pen and a notebook and you are noting it down, ठीक है। तो ये फॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल लर्निंग ये होता है कि आपका बाकायदा आप फी पे करते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप स्टडी करते हो, आफ्टर स्टडी आपको आपकी कोर्स के कंप्लीशन पे कभी कभार आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, आपको एक्रेडिटेशन दी जाती है, आपको डिग्रीज दी जाती है। सो दिस इज फॉर्मल लर्निंग, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होता है, ये आपका फॉर्मल लर्निंग है। देन यू हैव फॉर्मल लर्निंग में ये भी होता है कि आपका यूजुअली आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। देन वी हैव गॉट इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग इज वेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट रिटन। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल लर्निंग ऐसे समझे जैसे आप किसी एक शॉपकीपर के पास चले जाए, एक मैकेनिक के पास चले जाएं, आप उनको कहें कि मैंने एक चीज सीखनी है, तो वहां पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, वहां पर कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं होता। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इसकी एंड पे, फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो मैं और आप सीख रहे हैं, ठीक है, आपने हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं की, आप अपने मर्जी से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मर्जी से इस क्लास को आप लीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल टीचिंग मेथोडोलॉजी चल रही है। एंड देन नॉन फॉर्मल इज समथिंग इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, आप एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटेक्ट नहीं होते, लेकिन आप मींस ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से लर्निंग सीख रहे होते हैं। तो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में ये होता है कि फॉर्मल यूजुअली आपको आपका बाकायदा एडमिशन का प्रोसेस होता है, और इस एडमिशन के बाद आपके टेस्ट होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, आपके
क्विजेज होते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, और फिर आपको एक डिग्री असाइन की जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई डिग्री वगैरह का मैकेनिज्म नहीं होता। आप बेशक इनरोल हो जाते हैं, लेकिन आप वॉलंटियर होते हैं, यू हैव गॉट द अथॉरिटी, आप कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी उसको लीव कर सकते हैं। नॉन फॉर्मल इज वेयर यू डू नॉट हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। यस, हियर यू आर गिवन सम ऑफ द एक्रेडिशन, ठीक है, आपको डिग्रीज वगैरह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ना आप अपने टीचर्स को, ना आप अपने स्टूडेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मैक्सिमम जो है ना वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो रिजर्व रहती है। सो टीचिंग एक ऐसा टू वे मैकेनिज्म है जिसमें स्टूडेंट और टीचर साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं, ताकि वो लर्निंग के मैकेनिज्म को चला सके, वो एक दूसरे के मेंटल ग्रोथ कर सके, वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सकते हैं, वो अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके, वो अपने एथनोग्राफी को इम्प्रूव कर सके। इन द वेरी सेम वे वट एवर एग्जिस्टेड बिफोर, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द अपकमिंग जनरेशन। सो आई होप you understand basically के what is teacher and what is the teaching methodology। आगे इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे कि टीचिंग, अगर हम देखें, याद रखें कि टीचिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बाहर, आप टीचिंग इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप बाहर खड़े हैं, कोई एक शख्स बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने दूसरे शख्स को हिट किया, दोनों का नुकसान हुआ, दोनों की टांगे टूट गई। तो आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख लिया, उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया। तो टीचिंग जरूरी नहीं है कि फॉर्मली ही हो, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होता है। इनफॉर्मली आपने उन दो बंदों के एक्सीडेंट से, कोलिजन से भी आपने कुछ ना कुछ सीख लिया। सो टीचिंग is not limited to academic background. Remember one thing, ठीक है, teaching is much more beyond that. Teaching is an academic process that enables the students to know and think critically about the holistic view of discipline or subject. सबसे पहले ये है कि याद रखें कि टीचिंग को कभी भी किसी एक सब्जेक्ट के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना, ठीक है। कि टीचिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस स्टार्ट्स विद द बर्थ एंड इट एंड्स विद द डेथ, ठीक है। इट इज अ यूनिवर्सल डिसिप्लिन, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन है, हर जगह पर पाया जाता है, और ये एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चल रहा होता है। सो इट इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो जीन पैगेट के मुताबिक वो ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स स्टेज से होते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। इन थ्योरीज को मैं एंड में तमाम को एक्सप्लेन करूंगा। तो वो क्या करता है, वो हर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वो कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा होता है, ठीक है। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक एकेडमिक प्रोसेस है। यहाँ पर अभी हम इसको एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ये एक एकेडमिक प्रोसेस है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले का एक तरीका है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो किसी भी सब्जेक्ट को 100% समझ सकते हैं, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसको ऊपर ये माइंडसेट अपना डेवलप कर सकते हैं दैट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वेदर द राइटर हैज रिटन समथिंग राइट और वेदर द राइटर हैज रिटन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, उस पर अपना ओपिनियन जनरेट कर सकते हैं। रिमेंबर कि टीचिंग इज नॉट ओनली द मेथोडोलॉजी ऑफ जस्ट शिफ्टिंग द बुक्स इनटू द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट, नहीं, उनका अपनी थिंकिंग क्या है, अपनी क्रिटिकल एवेल्युएशन क्या है, कि वो किस तरीके से चीजों पर आर्ग्यू करते हैं, किस तरीके से डिस्कस करते हैं। एंड देन होलिस्टिक व्यू मींस कंप्लीट व्यू, कि 360 एंगल उनको मिलना चाहिए, ठीक है। दैट हाउ दे आर दे शुड नो वेदर समथिंग, फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर मैं कहता हूं कि टीचिंग, अगर कोई शख्स कहता है कि टीचिंग इज एकेडमिक प्रोसेस, तो मैं उसके साथ आर्ग्यू करता हूं, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि यार ये तो नहीं है कि टीचिंग सिर्फ स्कूल में ही, कॉलेज में ही, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जा रहा है। हमारे वालिदैन हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, हमारे आसपास जो ट्रैफिक सार्जेंट होते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टीचिंग जो है ना ये एक ही हो, फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, या ये एकेडमिक बेस्ड पर हो, नहीं, इसमें बहुत सारी और भी चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्किल सीखते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं, आप सिंगिंग सीखते हैं, आप स्विमिंग सीखते हैं, दीज ऑल आर द लर्निंग मैकेनिज्म्स। लेकिन जब आप टीचिंग की बात करते हैं, फॉर्मल टीचिंग की बात करते हैं, स्कूल्स में टीचिंग की बात करते हैं, तो ये एक एकेडमिक प्रोसेस है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट आपस में मिलकर क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करते हैं, अपना एक ऐसा होलिस्टिक व्यू डेवलप करते हैं जिसमें
वो किसी भी नॉलेज को, यस जस्ट लाइक द सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन इज आल्सो टीचिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिसिप्लिन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको वो 100% तौर पर समझने की कोशिश करते हैं और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एवरीडे लाइफ बाय एक्वायरिंग रिफाइंड एक्सपीरियंस। जो एवरीडे लाइफ होता है वहां पर चीजों को एक्वायर किया जाए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये टर्म बताया ना, एक्वायर, एक्वायर का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चीज फॉर्मली पढ़ाई जाए, ठीक है। आपने क्या किया, एक एक बच्चा है, उसने देखा कि यार मैं जा रहा हूं और अगर जैसे मैंने ये दरवाजा खोला या मैंने अपना दीवार सर पे मारा तो मुझे दर्द हुआ, या हीटर लगा लगा हुआ है तो आप जाकर उस हीटर को टच करते हो तो आपका हाथ बर्न हुआ, तो उसने अनकॉन्शियसली क्या कर लिया, उसने सीख लिया, आइंदा वो जाकर कभी उस चीज को दोबारा टच नहीं करेगा, क्योंकि ही हैज रिफाइंड हिज एक्सपीरियंस, उसने अपने एक्सपीरियंस को क्या किया, रिफाइंड किया। सो teaching is a process of acquiring and imparting new knowledge to the new beings and teaching them that what is good and what is bad and making them aware of the different disciplines and providing them holistic view के इस तरह नहीं है कि वो उसको 360 एंगल आप प्रोवाइड करते हो, वो हर अच्छी और बुरी चीज में फर्क कर सकता होगा, वो हर लीगल और इलीगल चीज में फर्क कर सकता होगा, ठीक है। एंड देन टीचर, अभी टीचर क्या है, इसमें इन टीचिंग के उसमें टीचर का रोल क्या है, टीचर डिवाइसेस द ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड स्ट्रेटजीज टू डिस्कवर द टैलेंट interest of the student in the classroom and provides the ample opportunities to excellence। टीचर क्या करता है, टीचर सबसे पहले एक प्लान तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, यानी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हुए, ही स्टार्ट्स using some plannings and projections where he moves from simplicity to complexity, and he devises such strategies, such plans in which first of all he discovers the टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स का टैलेंट क्या है, वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं, ईदर दे वांट टू लर्न formally, they want to learn informally, they want to learn non formally, so which kind of learning mechanisms do they possess, ठीक है। So teacher is someone who uses all these plans, who uses all these tools, who uses all these technologies, जिसकी मदद से वो अपने लिए क्या करता है, सबसे पहले अपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, एक प्लान बनाता है, उन स्ट्रेटेजीज को यूज करना जानता है ताकि वो इंटरेस्ट को डेवलप कर सके और क्लासरूम के इन्वायरमेंट को भी मैनेज कर सके, कि इस क्लासरूम में एक ऐसा लर्निंग का मैकेनिज्म डेवलप कर सके ताकि स्टूडेंट्स को फन में, या स्टूडेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्टिवली और पैसिवली स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सिखाया जाए और स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके, ताकि वो अपने लर्निंग को, अपने माइंड को, अपने they may develop themselves intellectually, their cognition may be developed, their personality may be developed, their attitude may be developed, their behavior may be developed, and they should have opportunities for excellence। Like for example, I teach you essay and pressy writing and composition in a very fun way, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे रोजाना क्लास की अटेंडेंस लेता हूं और इस क्लास में मैं आपको कहता हूं कि आपने प्रेजेंट सर की जगह आपने यहाँ पर मुझे एक ईडीएम बताना है। तो हमारी अगर ये क्लास फॉर एग्जांपल 1 साल चलती है, 365 डेज चलती है, तो हर स्टूडेंट जो है ना हर दिन एक नया ईडीएम लेकर आता है, तो आपने क्या किया, इनडायरेक्ट उनमें लर्निंग की, 1 साल के बाद उस बच्चे को 365 ईडीएम्स आती होंगी। तो ये क्या हुआ, आपने इनडायरेक्ट मेथड, इसमें उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि टीचर हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात आप स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाते हैं, ठीक है, आप उनको कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल आप उनको एक ऐसा नो मिनीमोनिक्स दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को यहाँ पर एक मिनीमोनिक्स दे देता हूँ, ठीक है, लर्निंग के लिए, सब इसको गेम को फन बनाने के लिए, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हमारे पास कितने जो है ना प्लैनेट्स हैं, हमारे पास उसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। ये जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपको जो है ना याद करने में बड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आप लोग को एक मिनीमोनिक्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको ये एक मिनीमोनिक्स भेज दिया। मिनीमोनिक्स ये अभी आप, मिनीमोनिक्स एक तरीका है आप जब स्टूडेंट्स को सिखाते हो फन के जरिए से। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये जुमला लिखवाया, अब ये तमाम बच्चे जो है ना आसानी से इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, लाइक माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। अभी देखिए, माय स्टैंड फॉर मर्क्यूरी,
Very stands for Venus. E stands for Earth. M stands for Mars. Just stands for Jupiter. S stands for Saturn. ठीक है. U stands for Uranus. N stands for Neptune. Since Pluto is excluded, तो इसलिए मैंने उसको वो नहीं किया. अभी देखें, आपने इस एक सेंटेंस से सबको बता दिया कि फॉर एग्जांपल ये सन है, सन के इर्द गिर्द हमारे पास माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स. आपने उसको एक जुमले में बता दिया कि सबसे पहला आपके पास मर्क्यूरी आया, पहला जो है ना आपके पास मर्क्यूरी है, दूसरा वीनस है, अर्थ तीसरे नंबर पर है, फिर हमारे पास मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है. तो ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रेटेजी है डिवाइस किया. फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं होता, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ले लेते हैं स्ट्रेटेजीज बनाने ना. मैं आपसे पूछता हूँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम क्या है, कितनी बेटियां थी और कितने क्या नाम थे उनके, तो शायद और उनके सीक्वेंस क्या था कि कौन सबसे बड़ी थी कौन सबसे छोटी थी, तो शायद ये याद करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अभी मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, दैट इज जर्फ. ठीक है, ये जर्फ लफ्ज तो आप आसानी से याद कर लेते हो. ठीक है, ये जर्फ से मुराद क्या है. अभी जर्फ वैसे रिस्पेक्ट को कहते हैं, इंसान का जो मकाम होता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सबसे पहले हजूर पाक सल्लम की जो सबसे पहले चार अल्फाबेट्स हैं, तो आपको पता चल गया कि चार बेटियां थी. ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने जेड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है जैनब. दूसरा आपने लिखा हुआ है यू, तो ये आपका आ गया उम्मे कलसूम. ठीक है, तीसरा आपने आर लिखा हुआ है तो ये आ गया रुकैया. एंड देन आखिर में आपने एफ लिखा हुआ है तो फातिमा. आपको क्या हुआ, इस एक वर्ड से चारों के नाम भी आ गए. ठीक है, क्या चार बेटियां थी, चारों के नाम आ गए, जैनब, उम्मे कलसूम, रुकैया एंड फातिमा अलैहिस्सलाम. और फिर आपके पास इनका नंबर भी आ गया कि सबसे पहले जैनब, जेड है तो जैनब सबसे बड़ी थी, एफ सबसे छोटी थी. ठीक है, फिर बीच में वर्ड को बनाने के लिए आप उसके जो यू और आर है, रुकैया सेकंड थी और उम्मे कलसूम थर्ड थी. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस एक वर्ड से आपने क्या की, ये क्या है, ये टीचर्स देखते हैं कि टीचर्स ने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जो है ना वो अच्छी तरीके से सीख सकता है, उसका इंटरेस्ट भी क्लास में कायम रहे और वो अच्छी चीजों को सीख सके. अभी देखिए, मैंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने क्या किया, आपने एक चीज को सीख लिया. अभी आपसे अगर आपके पास कभी भी कोई भी सवाल आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स, ये एक सेंटेंस आप लिखेंगे, आपको सारे जो है ना प्लैनेट्स की तादाद का भी पता चल जाएगा, प्लैनेट्स के नेम्स का भी पता चल जाएगा, उसके सीक्वेंस का भी पता चल जाएगा. ठीक है, अर्थ कौन से नंबर पर है, अर्थ अर्थ के बाद कौन सा है, अर्थ से पहले कौन सा है, आपको सबको पता चल जाएगा. आपने जनरल नॉलेज को भी प्रिपेयर कर लिया. तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं और एक्सीलेंस आपको देखने को मिलता है. तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स इस तरह की पॉलिसीज को, इस तरह के टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके. टीचर कंट्रीब्यूट्स इन द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज. टीचर का काम क्या होता है, वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है जिसमें स्टूडेंट्स लर्निंग की तरफ जाते हैं और स्टूडेंट्स की वो मदद करते हैं ताकि वो लर्निंग एक्टिविटीज की तरफ जा सके. आई होप यू ऑल गॉट इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ. आज के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने न्यूली ज्वाइन किया था, तो इस वजह से हमने सिर्फ टीचिंग और टीचर्स के बारे में पढ़ा था. कल हम इसको कंप्लीट क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, फिर इंट्रोडक्शन टू टीचिंग की तरफ, फिर उसमें लेसन प्लानिंग हम पढ़ेंगे, उसके की फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर हम स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को किस तरह बढ़ाना है. ठीक है, हम इसको इम्प्रूव करवाएंगे. फिर उसमें हम स्ट्रेटजीज जो पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करवा सकते हैं, मोटिवेशन को इम्प्रूव करवा सकते हैं, उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद उसके जो मेथड्स हैं, इंक्वायरी मेथड्स है, एक्टिविटी मेथड्स है, डिस्कशन मेथड है, टीचिंग के जो मेथडोलॉजीज है उनको हम पढ़ेंगे. फिर उसमें हम कोऑपरेटिव मेथड्स, लर्निंग मेथड्स को हम पढ़ेंगे. और फिर उसके बाद कंपैरिजन लेकर आएंगे कि किस तरीके से ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड में और मॉडर्न मेथड में क्या फर्क है. सो आई होप यू ऑल गॉट इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ. पेडागोजी बेसिकली एक तरीका है जिसमें टीचर्स को ये पढ़ा